हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आशीष पानी ट्यूटोरियल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जितने थे 10 पार्ट वो कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो दिया गया संबंध है वो न तो सतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। अब संबंध क्या है? एक समुच्चय दिया है आर एक समुच्चय, जिसे रिलेशन ना समझिएगा। ये आर मतलब रिलेशन नहीं, ये है रियल नंबर। ठीक है, अभी बताते हैं। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं में तो रियल नंबर आर। ठीक है, आर का समुच्चय है। फिर इसमें कहा आर, इसका मतलब रिलेशन, ये है रिलेशन ए कामा बी में रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, आइए तो पहले तो वास्तविक संख्या समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। अब यही चीज, जैसे ये क्वेश्चन है ये आर, इसी को हम 3 क्वेश्चन बनाते हैं। ए कामा बी सच दैट ए कामा बी इज इक्वल टू आर। लेकिन जब ए और बी बिलोंग करते हैं किससे? यन से, प्राकृतिक संख्याओं से। फिर इसी क्वेश्चन पे और लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट ए कामा बी such that a is less than or equal to b square। जब a और b बिलोंग करता हो z से, तो इंटीजर से, पूर्णांक संख्याओं से। और तीसरी चीज है क्या? ये हमारा कि a और b बिलोंग कर रहा है किससे? r से, रियल नंबर से। ठीक है, तो 3 प्रकार की संख्याओं में वास्तविक संख्याएं में कौन कौन? प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या। तीनों संख्याओं के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या तो प्राकृतिक संख्याओं की पहली बात करें, यन इक्वल टू प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जेड इक्वल टू होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, और आर इक्वल टू होता है वास्तविक संख्या। एक और आता है क्यू, परिमेय संख्या। एक और हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ए कामा बी बिलोंग टू क्यू। ठीक है, अब परिमेय संख्या और एक है आर हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तीनों पर इसी क्वेश्चन को हमने 4 क्वेश्चन बना दिए। एक तो बाउंडेशन ये लगी रहो, अगर प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता हो, पूर्णांक संख्याओं से और परिमेय संख्याओं से, तब बात आती है वास्तविक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या है। स्टार्ट किससे होता है? 1 से। और हमेशा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब बात करें जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या को कोई 2 प्राकृतिक संख्या होगी, या अगर एक की बात करें, हमेशा कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका वर्ग हमेशा उस संख्या से बड़ा ही होता है। जैसे अगर 2 की बात करें, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, तो हमेशा 2 से बड़ा होगा। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, तो हमेशा उसका वर्ग, हमेशा स्क्वायर उस संख्या से बड़ा होती होगी। लेकिन प्राकृतिक संख्या में एक संख्या आती है 1। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक बात और हम कह सकते थे क्या, कि हमेशा कोई संख्या है उसका स्क्वायर हमेशा उससे ग्रेटर होगा। ये a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन a स्क्वायर, मतलब वो जो संख्या होगी हमेशा अपनी स्क्वायर वाली संख्या से क्या होगी? छोटी होगी, सभी प्राकृतिक संख्याओं पर। लेकिन एक आकर के ये सभी परिभाषाओं को पूरा अकेले बदल देता है। एक के कारण ये परिभाषा नहीं बन पाएगी हमेशा प्राकृतिक संख्या अपने वर्ग से छोटी होती है, क्योंकि एक का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? एक का स्क्वायर एक ही होता है। अतः एक कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? बराबर होगी। तो एक की वजह से ही परिभाषा, प्राकृतिक संख्या की परिभाषाओं को बदलना पड़ा कि हमेशा कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने वर्ग से या तो बराबर होगी या तो छोटी होगी। ये है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या पर ये बात हुई। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए इतनी बात तो सत्य थी कि अगर a इज लेस देन a स्क्वायर है तो हमेशा बराबर होगी, छोटी होगी। अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन ये होता, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन होता, a इज
लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूफ करो ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो अगर ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए लिखा होता तो हम जरूर कह देते कि ये स्वतुल्य है, क्योंकि सभी भी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा अपने वर्ग से बराबर ही होती हैं या तो छोटी होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या, चाहे 1 ले लीजिए, 1 का अपने वर्ग से बराबर हो जाएगा, 2 ले तो 2 अपने वर्ग से छोटा होगा, 3 ले भी अपने वर्ग से छोटा होगा। ठीक है, तो सभी जितनी प्राकृतिक संख्या हो सभी के लिए स्वतुल्य नियम पालन करेगा a, b बिलोंग टू n के लिए। ठीक है, अगर a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू n होता तो ये इसके लिए पालन करता है। ठीक है, ये थी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब विचार करते हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो पूर्णांक संख्या भी क्या करती है, पूर्णांक संख्या क्या क्या आते हैं, पूर्णांक संख्या कहती है हमारे में भी तो पॉजिटिव संख्या रहेंगे ही रहेंगे। जितनी प्राकृतिक संख्या है +1 +2 ये सभी प्लस वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में 0 को भी ला दो तो 0 भी इसमें मिल गया और माइनस को भी इसमें लगा दो। अगर ये सभी को मिला दें तो जो संख्या बनेगी उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। अब बात आती है 0 का स्क्वायर क्या होता है साहब, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। मतलब सभी पूर्णांक संख्याओं का जो स्क्वायर होगा वो जो पूर्णांक संख्या होगा, कोई भी संख्या है वो अपने स्क्वायर से या तो बराबर होगी या तो छोटी होगी, क्योंकि 0 और 1 ऐसे हैं जो सदैव अपने स्क्वायर से क्या होंगे, बराबर होंगे। बाकी और जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो हमने प्राकृतिक संख्या में देखा ही, वो छोटे ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव संख्याओं पर। तो नेगेटिव के जितने भी नंबर हैं -1 -2 -3 -4 इन सभी का अगर स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है, प्लस। और हमेशा माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से छोटी होती ही है। अतः जितने भी पूर्णांक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर जितने आते हैं नेगेटिव इंटीजर जितने आते हैं वो इन सभी भी अपने स्क्वायर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याओं के लिए भी हम कह सकते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या है वो अपने वर्ग से छोटी होगी या बराबर होगी। कितने ही पूर्णांक संख्या है, तो अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर लगा होता कि a b बिलोंग टू r, यही a b बिलोंग टू r के जगह a b बिलोंग टू z होता तो इसके जगह हम ये कह देते हैं कि ये स्वतुल्य है। तो बिना स्वतुल्य वाली बात नहीं आती, तो हम वहां प्रूव कर देते हैं कि स्वतुल्य, क्योंकि कोई भी पूर्णांक संख्या जो होगी चाहे -3 हो वो हमेशा अपने स्क्वायर वाले से -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो -3 हमेशा 9 से छोटी ही तो है, -3 छोटी है 9 से। कोई भी पूर्णांक संख्या है अगर माइनस है तो उसका वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, छोटी ही हो जाएगी। तो बात यहाँ तक तो सही थी, अगर पूर्णांक संख्या के लिए होता तो स्वतुल्य हो जाता। अब बात आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आती हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जितने भी पूर्णांक संख्याएं ये तो आएंगे ही आएंगे। ये जो पूर्णांक संख्या होता है इसको 3 पार्ट हो गए, एक +z मतलब पॉजिटिव वाले, एक 0 और एक -z। ठीक है, -z मतलब इसके साथ माइनस आएंगे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर प्लस इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, z माइनस। ऐसे क्यों है, क्यों भी 3 पार्ट का है, q प्लस 0 q माइनस। ठीक, तो परिमेय संख्याओं की बात करें तो जितने भी प्लस के नंबर हैं प्राकृतिक संख्या सब परिमेय हैं, निगेटिव के हैं वो भी परिमेय हैं, 0 है वो भी परिमेय है। इतना तक तो सत्य था कि सभी भी पूर्णांक संख्या जो है अपने स्क्वायर से छोटी होंगी या बराबर होंगी। लेकिन परिमेय संख्या आया, पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया इसने कहा कि किसी भी परिमेय संख्या अगर कोई है उसका वर्ग उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बराबर भी हो सकता है, और बड़ी बात यह है उससे बड़ा भी हो सकता है। कोई भी संख्या अपने स्क्वायर से बड़ी होती है, ऐसा परिमेय संख्या में है। आइए इसकी बात में जान लेते हैं। जैसे ±0 तक तो ठीक था, लेकिन अपरिमेय संख्या जो है जैसे 1/2 क्या है, बिलोंग कर रहा है क्यों ना, परिमेय संख्या ही तो है। और 1/2 है, इसका अगर स्क्वायर निकालें तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1/4। 1/2 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, 1/2 का वैल्यू निकालें 0.5 आएगी और 4.1 निकालें 0.25 आएगी। तो 0.5 बड़ा है 0.25, तो हमने कहा साफ बड़ा है कौन सा, 0.5। जबकि स्क्वायर कौन था, ये वाला स्क्वायर था। तो हमने देखा कि जो परिमेय संख्या है वो अपने स्क्वायर वाले से भी बड़ी है, अपने स्क्वायर से छोटी नहीं है। तो इस बात के लिए तो हमने परिमेय संख्या पर ये बात क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि कोई भी संख्या अपने स्क्वायर से या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी, ये बात सत्य नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए अगर ये ऐसा कोई रिलेशन आएगा तो वो संतुलित नहीं होगा। फिर ये लेकिन इसने परिमेय संख्याओं की इतना बात करके
इसमें वास्तविक संख्याओं की दिया है, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी संख्या जितनी भी है सब आ जाएंगी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। लेकिन अपरिमेय संख्याओं की अभी में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आएगी वो सभी किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो जब कभी भी वास्तविक संख्याओं की बाउंडेशन लगा होगा और हमें चेक करना होगा सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हम इन तीनों कंडीशन पर विचार करेंगे। पहले प्राकृतिक संख्याओं को रखकर देख रहे हैं कि नियम पालन कर रहा है इन प्राकृतिक संख्याओं को, जैसे 1 2 रखकर पहले चेक करेंगे। अगर चल रहा होगा तो 0 1 की भी सहायता लेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याओं को भी रखकर चेक करेंगे। अगर इस पर भी फलन चेक सत्य हो रहा है तब जाएंगे परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्याओं पर भी रखकर चेक करेंगे। अगर सब पर ये बात फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये सतुल्य है। अगर किसी भी संख्या पर फेल हो जाता है कहीं भी, हम कहेंगे ये सतुल्य नहीं है। तो बिना सब पर विचार किए हम ये नहीं कहेंगे कि सतुल्य है, जब तक कि सब पर चेक न कर लें, परिमेय संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सिद्ध करना है आर मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर जो है रियल नंबर का सेट है। इसमें रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कामा बी, जिसमें ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिलेशन है, इसको प्रूफ करना है। ये न तो सतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। ठीक है, जहां ए कामा बी बिलोंग टू आर तो वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। चेक करें पहले रिफ्लेक्सिव, सतुल्यता की जांच करते हैं। चेक रिफ्लेक्सिव, चेक रिफ्लेक्सिव सतुल्य। ठीक है, सतुल्यता की जांच करते हैं। सतुल्य होने के लिए क्या प्रतिबंध है, ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। सतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, सतुल्य होने के लिए प्रतिबंध क्या चाहिए कि ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करें। ए कामा ए बिलोंग टू आर का मतलब क्या है कि ए है, जो ए है वो अपने स्क्वायर से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए। अगर इतनी बात फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो सतुल्य है। अगर इससे कहीं बाहर जा रहा है इसका मतलब वो सतुल्य नहीं है। मतलब अगर हम ये सिद्ध कर दिए कि कोई भी जो वास्तविक संख्या है अपने स्क्वायर से अगर बड़ी हो गई तो वही ये बात क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मतलब ये रिलेशन का पालन नहीं करेगा और उसी समय हम लिख देंगे कि ये जो संबंध है वो सतुल्य नहीं है। आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1 कामा 1, 1 कामा 1। ठीक है, 1 कामा 1 ये तो देखें, इसका स्क्वायर करें 1 अपने स्क्वायर से क्या होता है, बराबर होता है। अतः ये बात क्या है, सत्य है। किसके 1 के लिए 1 कामा 3 देख लेते हैं या 1 कामा 2 देख लेते हैं। इसका मतलब क्या कि जो 1 है वो अपने स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 से हमेशा छोटा है। ये बात भी जो इस संबंध का पालन कर रहा था। प्राकृतिक संख्याओं के लिए तो सत्य हो गई। आइए 0 पर रख के चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये 1 1 2 2 रखकर चेक करें, क्योंकि हम सतुल्यता की जांच कर रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर रखेंगे। तो 2 2 रखें तो क्या होगा, 2 हमेशा अपने स्क्वायर 4 से छोटा ही होता है। ये बात भी सत्य है। चलिए ठीक है, 0 0 रखेंगे तब भी बराबर ही आएगा। माइनस को रखकर चेक कर लेते हैं, जैसे -4 तो क्या आता है, -4 जो है अपने वर्ग के मतलब स्क्वायर के -4 का स्क्वायर हो जाएगा 60, उससे भी छोटा है क्योंकि नेगेटिव संख्या सबसे छोटी होती है। यहां तक तो काम कर रही थी, ठीक है। तो क्या आप कह दें क्या कि ये सतुल्य है? नहीं, अभी परिमेय संख्याओं पर भी विचार करेंगे आप। आइए करते हैं, जैसे 1/2 और 1/2। इसके लिए देखें तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4। अब ये इससे बड़ा नहीं है न तो बराबर है। अब ये क्या हो गया, ये वाला चीज छोटा हो, मतलब ये जो चीज 1/2 है 1/4 से बड़ा हो गया। छोटा सिद्ध करना था लेकिन हो गया क्या बड़ा। मतलब 1/2 कामा 1/2 संबंध आर से बिलोंग नहीं करता है। मतलब अब ये फेल हो गया, मतलब ये इससे छोटा नहीं होगा। अब ये वाली चीज बड़ी हो गई, अपने स्वयं के स्क्वायर से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अतः ये जो संबंध है वो क्या है, सतुल्य नहीं है।
हमने देखा सभी संख्याओं के लिए, हमने देखा एक बात ये कि ए, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ऐसे करते हैं ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो इस नियम का पालन करेंगी, लेकिन कुछ ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो इस नियम का पालन नहीं करेंगी। इसलिए हम लिख दिए ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो इसलिए क्योंकि सभी के लिए सत्य होगा तभी हम कहेंगे स्वतुल्य है। इसलिए ए डजंट बिलोंग टू आर, संबंध आर से संबंध नहीं रखता है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। नोट कीजिए। आइए चेक करते हैं सममित के लिए। जैसे हमने स्वतुल्य के लिए सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य के लिए नहीं आया, एक बात हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा प्रूफ हो गया। आप चेक करेंगे सममित की बातें, ये सममित है कि नहीं। चेक सिमेट्री, इसको नोट कीजिए, सममित। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सिद्ध ही नहीं कर पाते कि स्वतुल्य है कि नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्याओं पर चेक करते हैं, जीरो पर चेक करते हैं और नकारात्मक मतलब निगेटिव संख्याओं पर भी चेक करते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं ये स्वतुल्य है। पर वे संख्याओं पर उनके मन में विचार नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं, सममित की बातें करते हैं। चेक सिमेट्री, चेक सिमेट्री, चेक सिमेट्रिक, सममित। ठीक है, अब बात आती है ए इज लेस देन बी स्क्वायर। सममित होने के लिए क्या चाहिए, हम सिद्ध करेंगे सममित होने के लिए, सममित होने के लिए ए इज लेस देन अपॉन बी स्क्वायर तथा b इज लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। सममित होने के लिए a इज लेस देन अपॉन बी स्क्वायर है तो b इज लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसमें a इज लेस देन बी स्क्वायर, अगर ये है, ये चीज सत्य है, इससे अगर ये भी सत्य हो रहा है तो हम कहेंगे ये सममित है। आइए चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले प्राकृतिक संख्याओं पर टूट पड़ते हैं। 1, 2 मान लीजिए हमने लिया, ठीक है, 1, 2 या ले लिया हमने, 2, 3 ले लिया। चलिए 2, 3 लेते हैं, कोई भी रख कर चेक कर सकते हैं। 2, 3 के लिए हमने देखा 2, 3 बिलोंग टू आर, क्योंकि 2 को ले और 3 का स्क्वायर निकालें। b इसमें क्या है, 3 है और a क्या है, 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 से छोटा भी है, छोटा है ना, अर्थात ये 2 इज लेस देन अपॉन 9 स्क्वायर, ये a अपॉन लेस देन b स्क्वायर का रूल का फॉलो कर रहा है। यहाँ तो ठीक थी। अब इसका अपोजिट करें, क्या अपोजिट फॉलो होता है, देखें 3, 2 रख कर चेक करें, तो 3, 2 रख कर चेक करें। इसमें देखें तो जो 3 है और 2 का स्क्वायर क्या है, 4, इससे छोटा है, मतलब ये b इज लेस देन ए स्क्वायर की बात को फॉलो कर रहा है। यहाँ तक तो सही थी, मतलब ये अपोजिट का रूल फॉलो कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेकर के हम ये नहीं कह देंगे कि ये सममित है जब तक कि पूरी चीजों पर विचार नहीं कर लेते, इसी पूरी कंडीशन पर। अब आइए नेगेटिव नंबर रखकर चेक कर लेते हैं, जैसे -6, ठीक। इसका मतलब क्या, जो -6 है वो 4 के जगह, ये b है, b क्या है 4 का स्क्वायर क्या है 16, इससे छोटा है, हाँ है, क्योंकि नेगेटिव है तो छोटा हो ही गया। अतः ये a इज लेस देन b स्क्वायर का पालन करता है।
आइए इसको क्रम को उलट कर देखें, 4 का -6 लिखे तो 4 का -6 लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 तो रहेगा ही, -6 का स्क्वायर क्या कर देंगे 36 हो जाएगी, तो 36 से भी छोटा है, अतः ये b इज लेस देन a स्क्वायर की फॉलो करता है रूल, अतः ये भी बात क्या है सत्य है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 का 5 लेते हैं, इसके लिए देखते हैं क्या सत्य होता है क्या, 2 छोटा है 5 की स्क्वायर 25 से, ठीक है, यहां तक तो बात सत्य थी क्योंकि a इज लेस देन b स्क्वायर की बात करता है। इसको क्रम को बदल दें, 5 का 2 लिखिए तब देखिए क्या आता है, तो 5 का 2 लिखिए, तो 5 है और 2 का स्क्वायर करें कितना आ गया 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब बताइए ये छोटा है क्या, मतलब 5 4 से छोटा है नहीं, बराबर है नहीं, मतलब b इज लेस देन a स्क्वायर वाली चीजें क्या हो गई, नो, इस रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ ये चीजें क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, नो, b इज लेस देन a स्क्वायर की बात रॉन्ग हो गई, किस पर 5 का 2, तो हम लिखेंगे, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि b इज लेस देन a स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, b इज नीचे लिखेगा ना, अतः हमने पाया b इज लेस देन a स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अतः यह संबंध सम्मित नहीं है। अतः हमने पाया b, a डजन बिलोंग टू R, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। इसको नोट कीजिए। अब इसके थर्ड वाले विकल्प, हमने पाया कि ये जो संबंध दिया गया संबंध है ये ना दो सतुल्य, पहले सिद्ध कर चुके थे, अब हमने सिद्ध किया कि ये संबंध जो है सम्मित भी नहीं है। आइए अब थर्ड वाला इसका पार्ट है, न संक्रामक है, इस बात के लिए हम इसको विचार करते हैं। ये क्वेश्चन को इमेज कीजिए। आइए चलते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। संक्रामक होने का क्या प्रतिबंध है, तीसरे के साथ रिलेशन दिखाना चाहिए। जैसे a इज लेस देन b स्क्वायर है, b इज लेस देन c स्क्वायर है, तो a इज लेस देन c स्क्वायर अगर होगा तो हम कहेंगे संक्रामक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है। और हमको लाना भी यही है कि a इज लेस देन c स्क्वायर ना हो, तब तो हमारा प्रूफ होगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना, ये तो है ही संक्रामक नहीं है, ये तो इसने कहा है, इसको सिद्ध करना है हमको। ठीक, आइए चेक करते हैं। चेक संक्रामक, ट्रांजिटिव संक्रामक। ठीक है, संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, संक्रामक होने के लिए a इज लेस देन b स्क्वायर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा b इज लेस देन c स्क्वायर, यदि संक्रामक होने के लिए यदि इतना चीज हो, यदि a इज लेस देन b स्क्वायर और b इज लेस देन c स्क्वायर हो, तब a इज लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हो तो संक्रामक है। आइए इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए हम कोई 3 संख्या लिए, 1 2 लिए, 3 लिए, 1 लिए। ठीक है, इस पर चेक करते हैं। पहले तो a और b का निकालते हैं। हमने लिया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1। ठीक, आइए
चेक करें पहला क्वेश्चन 2,3, मतलब ए 2 है और बी क्या है 3 है। इस पर डिस्कस करें तो 2 को लिखें और 3 का स्क्वायर करें 9। तो जो 2 है और बी वाले से छोटा है, इस बात से छोटा भी है और इक्वल है, मतलब ये ए इज लेस देन बी स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, आइए अब लेते हैं 3,1 लेते हैं। 3,1 इसका मतलब क्या, जो 3 है यहाँ और कुछ लेते हैं 4, क्योंकि ये प्रतिबंध पालन नहीं करेगा ना, और पालन करना भी चाहिए, दोनों में संबंध का पालन करेगा तभी तो हम तीसरा निकालेंगे। हमने कहा ये सत्य होने चाहिए, अगर यहाँ असत्य हो जाएगा तो काम हो जाएगा, तभी हमारा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा जो हमने संख्या लिया है। 3,4 मतलब 3, 4 का स्क्वायर में 16 आएगा, तो इससे जो है स्मॉल भी है और इक्वल स्मॉल है, अतः ये जो संबंध है b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर का पालन करता है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला तीसरे के साथ अगर रिलेशन शो कर रहा है तो बातें सही है, मतलब 2 जो है वो 4 के साथ भी नियम लागू होता है, मतलब ए का सी के साथ, तब तो बात बनेगी। आइए चेक करते हैं। मतलब 2,4, तो देखें हम जो 2 है वो 4 का स्क्वायर 16 है, इससे छोटा भी है, अतः ये जो संबंध है a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है। अगर ये आ गया, अगर ये चीज सही हो गया तो हम कहेंगे यस ये जो संबंध है संक्रामक है। लेकिन एक एग्जांपल पर हमें भरोसा नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे आसत है। आइए एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 - 2 1, मतलब a इक्वल टू 2 लिखते हैं यहाँ पर, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1। ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1। आइए इस पर डिस्कस करते हैं क्या ये इस रूल का फॉलो करता है कि नहीं। तो 2, -2 हम पहले क्रमिक युग्म लेते हैं, 2, -2 ab का क्रमिक युग्म क्या है 2, -2। इसका मतलब क्या, जो 2 है वो -2 के स्क्वायर से छोटा है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इससे छोटा है। हाँ ये बात सही है, मतलब ये जो ये वाला a, b है वो a इज लेस देन और b स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, आइए b और c का रिलेशन बनाए। b और c का रिलेशन क्या होगा, -2, -2, इसका मतलब क्या, जो -2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, क्या ये बात सत्य है। तो -2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। तो हमने देखा कि -2 जो है, माइनस वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या से छोटी ही रहती है, अतः ये बात भी क्या है बिल्कुल सही। मतलब ये जो रूल है b इज लेस देन अपॉन सी स्क्वायर की बात का पालन करता है। तो अगर ये दोनों सत्य हैं, ये चीज अगर a इज लेस देन बी स्क्वायर ये बात ट्रू है और b इज लेस देन सी स्क्वायर ये बात ट्रू है, तो हम चेक करेंगे पहले वाले अवयव का तीसरे वाले अवयव के साथ, मतलब a का c के साथ रिलेशन देखेंगे। अगर ये सत्य होगा तो हमें मान लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। आइए a, c पर विचार करते हैं। a, c मतलब a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 1। 2, 1 इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। क्या ऐसा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इससे छोटा है नहीं। अब ये 2 बड़ा हो गया, मतलब जो a है वो c स्क्वायर से बड़ा है, छोटा नहीं है, अतः ये जो बात है ये क्या हो गई नो, मतलब ये a स्क्वायर a, c मतलब a इज लेस देन c स्क्वायर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, अतः हम जब ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो हम ये कह देंगे कि ये जो संबंध है संक्रामक नहीं है। इसका रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, जो कि बिकॉज a, क्योंकि a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, एज लेस देन सी स्क्वायर भी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है।
संक्रामक नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमने देखा कि ये जो फलन है इसमें सिद्ध करने के लिए कहा था सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R दिया था और इसमें एक संबंध था a, b a is less than or equal to b स्क्वायर। इसमें सिद्ध करना था कि ये संबंध न तो सतुल्य है, न तो सममित है और न संक्रामक है। हमने एक बार सतुल्य सिद्ध किया, फिर एक बार सममित सिद्ध किया, फिर दोनों नहीं है और हमने लास्ट में देखा कि ये फलन जो है संबंध जो है संक्रामक भी नहीं है। अतः ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हैं। पढ़िए क्या लिखा है। एक समुच्चय है, उसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। इसमें संबंध क्या है a, b, मतलब a और b कोई ऑर्डर पेयर है, क्रमिक युग्म है। इसमें संबंध क्या है कि जो b है वो a से एक ज्यादा होना चाहिए, मतलब b = a + 1। इसमें पूछ रहा है, जांच कीजिए क्या ये जो दिया गया संबंध है वो सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, इसी पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी बता रखा है कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए। तो सतुल्य के लिए हम देखेंगे, जो सतुल्य की चेक करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, चेक रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम देखते हैं कोई भी है, कोई अवयव है a, a बिलोंग टू R होना चाहिए, मतलब इसी के साथ संबंध अगर सत्य हो रहा है तो ये सतुल्य होगा। देखिए, कोई भी संख्या जैसे a, b, तो क्या a कोई भी संख्या स्वयं से एक अधिक होगी क्या? नहीं, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, उससे एक अधिक नहीं होगी। इस संबंध के अनुसार कह रहा है कि कोई भी संख्या स्वयं के एक अधिक होना चाहिए सतुल्य के अनुसार। अगर सतुल्यता की बात करें तो सतुल्यता के हिसाब से होना चाहिए कि कोई भी संख्या स्वयं से एक अधिक होना चाहिए, जो कि ये बात का फॉलो नहीं करता, मतलब कोई भी संख्या स्वयं से एक अधिक नहीं होगी। अतः ये दिया गया संबंध क्या है? सतुल्य नहीं है। नहीं है, पहला रिजल्ट आ गया। चेक कर लीजिए कैसे बना करके, हम वो लिख नहीं रहे हैं। दूसरी वाली बात आती है चेक करने के लिए, चेक सिमेट्रिक सममित। सममित मतलब क्या कि अपोजिट, मतलब जो b = 1 + a + 1 है ये भी होना चाहिए, ये भी सत्य होना चाहिए, और a = b + 1 भी सत्य होना चाहिए। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए। सममित का मतलब ये है। तो बताइए, अगर कोई भी अवयव है b, वो a वाले से एक अधिक है, यहाँ देखिए एक अधिक है, तो a वाला जो है वो b वाले से एक कम होगा ना। तो इस प्रकार a वाला b से एक अधिक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि एक बार अगर एक अधिक हो गया दूसरी बार एक कम होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार दूसरा वाला भी एक अधिक है, ये वाला इससे एक अधिक है तो ये वाला इससे एक अधिक नहीं होगा। अतः ये बात जो अपोजिट है ये फॉलो नहीं करता है। अतः हम कहेंगे ये जो संबंध है वो सममित नहीं है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 2, इसका जो b वाला अवयव है 2, वो पहले वाले अवयव से एक अधिक है कि नहीं? 1 से एक अधिक है। तो क्या इसका अपोजिट देखें तो क्या 1 वाला दूसरे से एक अधिक है क्या? 2 से एक अधिक है क्या? नहीं, ये बात रॉन्ग हो गई। अतः ये जो संबंध है ये सममित नहीं है। संक्रामक पर विचार करते हैं। संक्रामक मतलब क्या है? अगर दो संबंध सत्य है, मतलब a का b के साथ और b का c के साथ संबंध है, तो a का c के साथ बताना है। तो ऐसा अगर संबंध आता है जिसे कहते हैं सममित संबंध, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चेक ट्रांजिटिव, चेक ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। संक्रामक, देखिए जो कोई संबंध है 1, 2 और 2, 3, ठीक है, ये कोई दो संबंध है। पहला वाला संबंध है 1, 2, ये बात पालन कर रहा है कि a जो दूसरा वाला अवयव है मतलब 2 वो 1 से 1 अधिक है, ये बात तो सत्य है, ठीक है। इसके लिए तो सत्य है, मतलब 2 इसके इक्वल है। ये इसके लिए देखें तो जो दूसरा अवयव है 3 वो पहले वाले अवयव मतलब 2 से, 2 वाला पहला वाला अवयव है उससे 1 अधिक है, हाँ है, ये बात भी सत्य है। तो जब ये दोनों सत्य हैं तो पहले का तीसरे के साथ रिलेशन दिखाना है, मतलब पहले अवयव का तीसरे अवयव के साथ रिलेशन चेक करना है, मतलब 1, 3। अगर इस पर भी ये बात लागू हो गई तब तो हम कहेंगे कि ये सममित है, संक्रामक है। आइए चेक करते हैं। इसका दूसरा अवयव क्या है? 3। तो 3 = पहले वाले अवयव में मतलब 1 में 1 अगर जोड़ें तो क्या इसके बराबर हुआ? नहीं, क्योंकि 1 + 1
इक्वल टू 2 होता है, 3 के बराबर नहीं हुआ, मतलब ये चीज इसके लिए रॉन्ग हो गया। मतलब 1,3 हमने इसमें देखा 1,2 बिलोंग टू R, 1,2 बिलोंग टू R एंड 2,3 is also belong to R, but 1,3 doesn't belong to R। अतः ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये संबंध भी संक्रामक नहीं है। यही तो सिद्ध करने के लिए बताइए ये सतुल्य है कि सममित है, संक्रामक है, ये चेक करना था। हमने इसमें चेक करके देखा कि जो संबंध है न तो सतुल्य है, न तो सममित है, न तो संक्रामक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सिद्ध करना है आर मतलब वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर। ये आर का मतलब रियल नंबर है, इसका मतलब ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। और ये आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन में ए कमा बी, ए बी से छोटा है या बराबर है, ये कोई संबंध है। सिद्ध करना है क्या ये संबंध सतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमको अगर सतुल्यता की बात करें, हम पहला नंबर चेक रिफ्लेक्सिव, सतुल्यता की चेक करें। अगर चेक रिफ्लेक्सिव, सतुल्यता की जांच करें, सतुल्य तो क्या है, सतुल्यता क्या बताता है, कोई भी संबंध है वो स्वयं के साथ रिलेशन दिखाना चाहिए। मतलब ए कामा ए के साथ अगर बिलोंग टू आर करता है तो ये सतुल्य है, सतुल्य है। आइए देखते हैं, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर हो सकती है, ये बराबर वाला चिन्ह आया है, मतलब कोई भी संख्या है वो स्वयं के बराबर होगी। कितनी भी जो भी इसमें भी जितने भी वास्तविक संख्या होंगी वो स्वयं के बराबर होंगी, मतलब ए बराबर की, इसमें बराबर का भी साइन आया है, अतः ये जो संबंध है वो सतुल्य होगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, कोई भी संख्या रख दीजिए और ए इक्वल टू बी आएगा। यहाँ मतलब ए इक्वल टू ए आना है, जो कि ये संबंध का पालन करता है, अतः ये संबंध क्या है, सतुल्य है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इतना हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद है सममित। आर सममित है कि नहीं, इस बात पर अगर विचार करें, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है ये जो संबंध है सिद्ध करना है, ये सतुल्य भी है और संक्रामक भी है, सममित नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने सिद्ध कर लिया कि क्या है, सतुल्य है, क्योंकि कोई भी संबंध, कोई भी अवयव अपने स्वयं के अवयव के बराबर होता है, अतः ये सतुल्य है। दूसरी बात करें, चेक सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित। सममित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर कोई दो क्रमित रूप है ए कामा बी, तो ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब बी कामा ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो संबंध है वो सममित है। अगर ऐसा नहीं है तो संबंध जो है वो सममित नहीं है। मतलब ए इज इक्वल टू, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और बी इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू ए। अगर ऐसी बात आती है तो कहेंगे सममित है। देखिए, कोई भी संबंध है, कोई भी क्रमित रूप, जैसे 2 कामा 3, अगर 2 छोटा है 3 से, ठीक है, ये बात तो सत्य थी, तो इसका उल्टा होगा। 3 कामा 2 का भी मतलब यही होगा क्या, कि 3 भी छोटा है 2 से? नहीं, ये बात रॉन्ग हो गई। मतलब जो 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा था आर से, बट 3 कामा 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब अगर पहला वाला सत्य दूसरा वाला सत्य नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये सममित नहीं है। हमने भी प्रूफ कर दिया। इसमें प्रूफ करने के लिए कहा था कि प्रूफ करो जो संबंध दिए गए संबंध है वो सममित है कि नहीं है, तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये दिया गया संबंध है सममित नहीं है। क्यों सममित नहीं है? क्योंकि बी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। मतलब इसका जो सी वाला पार्ट है, आर संक्रामक है कि नहीं है, ये देखते हैं। तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए? चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करना है। चेक ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। ठीक है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक होने के लिए क्या जरूरी होता है कि ए कामा बी बिलोंग टू आर है। संक्रामक होने के लिए, संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए? यदि
ए इज लेस देन बी हो और बी इज लेस देन सी हो, तो हमने देखा क्या कि ये बी और बी जो है क्या है, कॉमन है। ये जो कॉमन है तो बचे जो अवयव हैं कौन कौन से अवयव, अवयव ए और अवयव सी, अगर इन दोनों में रिलेशन आता है कि ए इज आल्सो लेस देन इक्वल टू सी, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। ऐसा होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा है क्या। जैसे मान लीजिए ए कामा बी है, ये आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि जो ए है वो बी से छोटा है, ठीक है, बी से छोटा है, इक्वल है। और बी कामा सी देखें, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब बी इज आल्सो लेस देन इक्वल टू सी। एक बात हम देख रहे हैं इसमें, जो ए है वो बी से छोटा है, ये छोटा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, सी, और सबसे छोटा कौन सा है, ए। तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा वाले से छोटा नहीं होगा, हाँ होगा। तो इससे रिलेशन बनकर क्या आया कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, ये मिलकर आया। अतः ये जो दिया गया संबंध है संक्रामक है। जैसे कोई अंक है, मान लीजिए जैसे 2,3 हो गया, ठीक है, कोई अवयव है 2,3, एक अवयव है 3,4, ठीक। तो हमने देखा इस 2,3 का मतलब क्या है कि 2 इज लेस देन 3, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि 3 भी छोटा है किससे, 4 से। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 4, सबसे बड़ा कौन सा हुआ 4, और सबसे छोटा कौन सा हुआ 2, तो 2 भी छोटा है किससे, 4 से। ये जो संबंध आई आता है, ये संबंध क्या है, संक्रामक है। इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जांच कीजिए क्या आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, ये जांच करना है। देखिए संबंध क्या दिया, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू ना। देखिए जब, लेकिन ये किस में कर रहा है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में। अगर यही क्वेश्चन किसी प्राकृतिक संख्याओं में या किसी प्राकृतिक संख्याओं में दिया होता, जैसे n में दिया होता, n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये क्वेश्चन जो है वो सत्य होता, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो हमेशा एक बात हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का जो क्यूब आया है 1, 8, 27 और 64, वो हमेशा उस संख्या से बड़ा ही होता है या तो बराबर होता है। 1 एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब उसके बराबर होता है, जो कि इसमें बराबर लगा भी है। बाकी जो और संख्याएं हैं सबका क्यूब इससे बड़ा होता है, ठीक है, इससे बड़ा 3 27 से बड़ा, 4 से बड़ा 64, ठीक है। तो ये अगर किसी n के लिए दिया होता था तो सही था, लेकिन ये दिया किसके लिए, r के लिए, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए। और वास्तविक संख्याओं में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं, सारी चीजें आती हैं। इसलिए सब पर विचार करके तभी हम कहेंगे कि संबंध जो है वो सतुल्य है या सममित है कि क्या है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 का तो हमने देखा कि 1 इज इक्वल टू 1 के क्यूब का। 0 देखें तो 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब का, मतलब 0 0 इक्वल है। इसमें हमने देखा कि a इज इक्वल, हमें चेक कर रहे हैं इस पर स्वतुल्यता, ये हम जांच कर रहे हैं स्वतुल्यता की, चेक रिफ्लेक्सिव है, ये स्वतुल्यता की जांच कर रहे हैं हम, चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 0 लिए, 0 लिए थे, 0 भी इक्वल है अपने 0 वाले क्यूब के, 1 भी इक्वल है अपने 1 के क्यूब के, ठीक है। जो 2 है वो लेस देन है अपने 2 के क्यूब के, जो 3 है वो भी लेस देन है अपने 3 के क्यूब के। ये तो 0 और पॉजिटिव संख्याओं की बात थी। लेकिन अगर निगेटिव संख्याओं की बात करें, जैसे -1, तो -1 इसका अगर क्यूब निकाले हम, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसके लिए भी इक्वल है, ठीक है। -2 की बात करें तो -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। मतलब -2 जो है वो -8 से बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर कोई लाइन नंबर हम देखें तो -2 यहीं आ जाता है और -8 इसके पीछे आ जाता है। और लाइन नंबर हम जो लेफ्ट वाली संख्या रहती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं, और जो राइट वाली संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार -2 बड़ी है किससे, -8 से। मतलब जो ये क्यूब वाला रूल है वो निगेटिव संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। हमने देखा सपोज -2 इक्वल टू, हमने देखा कि -2 जो है वो लेस देन -8, ये बात क्या है, असत्य है।
क्योंकि -2 हमेशा जो निगेटिव संख्या में जो संख्या छोटी होती है वो हमेशा निगेटिव में जो संख्या बड़ी दिखती है, बड़ा अंक उससे हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, इस बात की ये सत्य है। अतः हमने पाया क्या, -2 -2 डजन बिलोंग टू R, अर्थात A डजन बिलोंग टू R। इसलिए अगर कोई संख्या स्वयं के साथ अगर इस संबंध से परिभाषित नहीं है तो हम कहेंगे यह संबंध क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं कुछ और। अब प्रूफ करते हैं क्या ये संबंध सममित है कि नहीं, इस पर विचार करते हैं। सममित होने के लिए प्रतिबंध क्या है, किसी भी अगर कोई क्रमिक A, B है और B, A भी सत्य हो तो उसे कहेंगे ये संबंध जो है वो सममित है। जैसे चेक सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक आइए चेक करते हैं। सिमेट्रिक होने का प्रतिबंध क्या है, यदि A, B बिलोंग टू R है तो B, A भी बिलोंग टू R होना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें सत्य है क्या। जैसे कोई है, मान लीजिए 2, 1 हमने लिया, फिर पॉजिटिव संख्या होगी देखिए, इसका तो ये तो सत्य ही होगा क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये तो इक्वल है मतलब, और इसका अपोजिट करेंगे तो भी 1 ही आएगा, मतलब A इज लेस देन इक्वल टू B, A इज लेस देन B क्यूब के लिए भी सत्य है और B इज लेस देन A क्यूब के लिए सत्य है। जब A इज इक्वल टू A है तो स्वतुल्य के लिए हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 2, 1 या 2, 3 हो जाए, इसका मतलब क्या, अगर देखें 2 जो है वो 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, इससे छोटा ही तो है, छोटा या इक्वल है, इस बात को फॉलो कर रहा है, तो मतलब इसके लिए A इज लेस देन B क्यूब की बात करते हैं। इसका अपोजिट करते हैं तब देखते हैं 3, 2 ले तो मतलब 3 है तो 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, इससे छोटा है, अतः ये जो है B इज लेस देन और इक्वल टू A क्यूब की बात फॉलो करता है, अतः इसके लिए तो ये सममित है। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन नेगेटिव वालों के लिए देखा जाए तो जैसे 2 ले और 9 ले, ठीक है, इसके लिए देखें तो इसके लिए आता है अगर A, B मतलब जो 2 है वो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 729, तो 729 से छोटा है, अतः ये जो है A इज लेस देन और B क्यूब इसकी फॉलो करता है, ये बात मान रहा है। और इसी का क्रम उल्टे तो 9, 2 की बात करें तो हम लिखते हैं जो 9 है वो 2 का स्क्वायर 2 2 4 2 8 से छोटा नहीं है, ये बड़ा हो गया है, अतः जो ये है B इज लेस देन और इक्वल टू A क्यूब इस बात का फॉलो नहीं करता है, मतलब यहाँ ये उल्टा हो गया, ये जो B वाला है वो छोटा हो गया, A वाला बड़ा हो गया, अतः 9, 2 के लिए ये जो ये क्या है B इज लेस देन और इक्वल टू A क्यूब सत्य नहीं है, अतः हम कहेंगे कि B इज लेस देन और इक्वल A क्यूब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, अतः ये संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है। ये थी क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पूरा लिख देते हैं ये बात क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। B इज लेस देन A क्यूब, इसमें हमने पाया B इज लेस देन A क्यूब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं। ठीक है, आइए अब इसका थर्ड पार्ट, सममित नहीं है, सॉरी सममित नहीं। ठीक है, आइए अब देखते हैं संक्रामक पर विचार करते हैं, क्या यह संबंध संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक होने का प्रतिबंध है कि वह प्रतिबंध है कि वह तीसरे के साथ संबंध दिखाए, अगर तीसरे के साथ भी अगर ये फॉलो करता है, मतलब A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यूब और B इज लेस देन और इक्वल टू C क्यूब, तो अगर रिजल्ट निकल कर आए कि A इज लेस देन और इक्वल टू C क्यूब तो वह संबंध संक्रामक होता है। लिखते हैं जैसे चेक
संक्रामक, ट्रांजिटिव संक्रामक, ठीक है। संक्रामक होने के लिए चाहिए यदि ए इज लेस देन बी क्यूब और बी इज लेस देन सी क्यूब, ये अगर दो चीजें हैं, सत्य हैं, तो इससे अगर निकल कर आए, जैसे ये जो कॉमन चीज है, ये बी वाला और बी वाला, ये अगर दोनों निकल जाए, ए और सी के साथ अगर रिलेशन दिखाए, मतलब ए कॉमा सी, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, अगर ये निकल कर आए तो हम कहेंगे संबंध जो है संक्रामक है। आइए इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी चीजों को रखकर चेक करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं पर रखेंगे, तो जीरो वाली, फिर निगेटिव, अगर देखेंगे और फिर परमेय संख्याओं पर चेक करेंगे। अगर सबके लिए पालन करता है तो हम कहेंगे जो संबंध है वो संक्रामक है। अगर किसी पर भी फेल हो जाता है तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है। आइए प्राकृतिक संख्याओं पर अगर इसको रखें, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 लिया, b इक्वल टू 2 लिया और c इक्वल टू 3 लिया, ठीक है। तो पहले तो चेक करें a कामा 2, इस पर रिलेशन बनाए तो a b का क्यूब करें तो 2 का क्यूब करेंगे 8, छोटा है, अतः हमने पाया a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, इसी नियम का तो पालन कर रहा है। दूसरा लें 2 कामा 3, इसका मतलब क्या है, अतः 1 कामा 2 बिलोंग करता है आर से, ये बात सही है, मतलब बिलोंग करता है आर से। 2 कामा 3 मतलब 2 जो है 3 का क्यूब मतलब 27 से छोटा है, अतः जो ये है b लेस देन सी क्यूब की बात को फॉलो करता है, इसलिए ये जो क्रमिक क्यूब है इससे संबंधित है। 2 कामा 3 बिलोंग करता है आर से। अब तीसरी चीज जो निकल कर आती है, मतलब इस दोनों कामा को अगर इन दोनों को निकाल दें तो क्या निकल आते हैं, 1 कामा 3 के साथ, 1 कामा 3 के साथ रिलेशन देखें हम तो क्या आता है, एक जो है 3 का क्यूब 27 है, इससे छोटा है, हाँ है, मतलब a इज लेस देन c क्यूब। जब ये बात बनकर आ जाए मतलब 1 कामा 3 बिलोंग टू आर, अच्छा यह संबंध संक्रामक है, इसके लिए है। लेकिन सबके लिए हम ये नहीं कहेंगे। आइए कुछ एग्जांपल और, जैसे परमेय संख्याओं पर अगर विचार करें, जैसे a इक्वल टू हम लेते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू लेते हैं 3/2 और c इक्वल टू लेते हैं 4/3, ठीक है। आप देखें तो 3 और 3 कामा 2 का अगर ऑर्डर पेयर बनाए हैं तो क्या मिलेगा इससे, तो 3 है 3 और 3/2 का अगर क्यूब करें, 3 का क्यूब है 27, 2 2 4 2 8, तो क्या छोटा है कि बड़ा, देखिए इसका अगर वैल्यू निकालें तो 8 3 24, 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 30, 3.3 के नियर अबाउट आएगा, मतलब, और ये कितना है 3 है, मतलब ये इससे छोटा है। ये बात तो सत्य थी, मतलब ये a इज लेस देन और इक्वल टू b की बात को फॉलो करता है, मतलब ये इतना तो बात है, इसकी फॉलो कर रहा है। अब विचार करते हैं b कामा c पर, मतलब 3/2 कामा 4/3 पर, 3/2 कामा 4/3 पर, तब देखते हैं क्या निकल कर आता है। मतलब जो ये वाला पहला वाला है 3 कामा 2 जो है वो 4/3 का क्यूब करें तो 64 आ जाएगा अपॉन 27, इससे छोटा है कि नहीं ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 3/2, इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितना आएगी 1.5 आएगी, और इसकी वैल्यू कितना आएगी 37 2 जा 54 होता है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 1.5 है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये वाला छोटा ही हुआ ना, ये वाला बड़ा हुआ, मतलब ये चीज इसकी बात को फॉलो करती है कि b इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, ये भी बात सही है। हमने पाया कि ये जो कॉमन है ये चीज, इसके साथ रिलेशन निकालें, मतलब a कामा c के साथ निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। जब a कामा c के साथ निकालेंगे मतलब ये 3/2 से निकल गया, बचा क्या 3 और 4/3 के साथ रिलेशन निकाले, तीसरा के साथ, तो क्या आता है 3 कामा 4/3 निकालें तो क्या आएगा, 3 है तो इसका 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, तो 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब देखिए ये 3 है और ये कितना आएगा इसका 27 2 जा 54, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 81 आ जाएगा, क्योंकि 64 ही है, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये कितना है 3 के नियर अबाउट है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है वो छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, मतलब ये जो a है
लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब इसकी फॉलो नहीं करता है, ये इसके लिए रॉन्ग है। और हमने पाया, जब हम देखते हैं कि अगर a इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, बात रॉन्ग हो जाती है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। हमने पाया, हमने आंसर कैसे लिखेंगे, a इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें प्रूफ करना था कि बताइए क्या यह संबंध स्वतुल्य है, समित है अथवा संक्रामक है। तो हमने प्रूफ किया। एक बार हमने देखा कि स्वतुल्य नहीं था, दूसरी बार हमने देखा कि यह स्वतुल्य नहीं था, इसका संक्रामक भी नहीं था और समित भी नहीं था और संक्रामक नहीं था। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को प्रूव किया। अब इसको नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाय फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है समुच्चय 2, 3, 1, 2, 3 में r इक्वल टू 1, 2, 2, 1, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r समित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। मतलब जो दिया गया संबंध है कि केवल समित है, स्वतुल्य नहीं है और न ही संक्रामक है, ये ऐसा प्रूफ करना है। देखिए इसमें दिया है r इक्वल टू 1, 2 और 2, 1, ठीक है। स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, अगर इसी फंक्शन को हमको स्वतुल्य प्रूफ करना है तो स्वतंत्र होने के लिए इसमें अगर 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, 2 प्रकार के अवयव हैं, मतलब एक तो 1 दिख रहा है तो 2, तो इसमें अगर 1 और 1 मतलब एक का एक ही के साथ अगर रिलेशन होता तब तो ये स्वतंत्र होता, लेकिन इसमें तो 1 भी नहीं है, ना तो 2 है। अगर मान लीजिए एक ही दिया होता, 1 और 2 ना दिया होता, तब भी स्वतंत्र नहीं होता। तो जितने अवयव हैं सब के उसके साथ का रिलेशन होना चाहिए, इसलिए स्वतंत्र होता, और ये दोनों है नहीं, इसलिए इस फंक्शन क्या है, स्वतंत्र नहीं। संक्रामक की बात और सम्मित की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के अवयव हैं, एक x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इस क्रमित में हम देख रहे हैं 1 का मान 2 भी है और इसका अपोजिट 2, 1 दोनों r में है, मतलब इस संबंध में दोनों में है, इसलिए जो संबंध है ये सम्मित है, तो इस बात क्या है, बिल्कुल सही है। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक होने के लिए 3 अवयव होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने हैं, 2 ही अवयव है, ये तो पहले ही कॉन्सेप्ट फेल हो गया, इसलिए ये तो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये थी क्वेश्चन नंबर 6। आइए साल इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को बताया है, जैसे चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक, फिर उसके बाद x बिलोंग टू r होना चाहिए समित स्वतुल्य के लिए, समित के लिए इसका अपोजिट होना चाहिए। तो पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पहले बताया। ये बस कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करना है एक समुच्चय दिया हुआ है, क्या है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, मतलब समुच्चय ए में जितने भी पुस्तकालय हैं, किसी कॉलेज की पुस्तकालय जितने भी पुस्तक हैं लाइब्रेरी में, सभी को एक साथ रखा गया है, समूह बनाया गया है, ये ऐसा सेट दिया गया है। फिर रिलेशन क्या करना है, x, y सदैव x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये बताना है आपको, सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। सिद्ध करना है इसमें ये जो दिया गया फंक्शन है एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध के लिए हमने क्या बताया था, यदि कोई फंक्शन स्वतुल्य है और यही फंक्शन सम्मित भी है और यही संक्रामक भी है, अगर जो फंक्शन ये तीनों संबंध को रखता है तो उसे संबंध को क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। तो आइए देखते हैं x तथा y में पेजों की संख्या, ये जो रिलेशन है क्या तीनों संबंध है, तो पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए कि x, x के साथ देखें, x, x का मतलब किताब x है, किताब x में पेजों की संख्या बराबर किताब x में पेजों की संख्या, इसका मतलब यही तो है किताब x में पेजों की संख्या बराबर दूसरे बुक किताब x में पेजों की संख्या, तो दोनों किताबें एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों पेजों की संख्या समान होगी, अतः ये जो क्रमित युग्म है इस संबंध से बिलोंग कर रहा है, अतः ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। समित के लिए हम समित के लिए होना चाहिए x, y बिलोंग टू r तथा y, x बिलोंग टू भी r होना चाहिए, तो ये संबंध क्या है, समित होना चाहिए, मतलब इसका अपोजिट होना चाहिए। तो जैसे किताब x है, मान लीजिए
तो पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक वाई में पेजों की संख्या। इसी को चाहे हम उलट के कहें, पुस्तक में वाई की संख्या बराबर पुस्तक यक्स में संख्या, चाहे इसको ऐसे कहें पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक वाई में पेजों की संख्या, चाहे इसी को ऐसा भी कर सकते हैं हम, पुस्तक वाई में संख्या बराबर पुस्तक यक्स में संख्या। अतः दोनों पे बात एक ही है। जैसे यक्स में अगर मान लीजिए 100 पेज है, वाई में भी तो 100 पेज है, इसी को चाहे ऐसे करें वाई में 100 पेज है, यक्स में 100 पेज है, तो उल्टा सीधा एक समान है, इसलिए हम कहेंगे ये सम्मिलित क्या है, सम्मिलित है, क्योंकि यक्स का वाई बिलोंग टू आर तथा वाई का यक्स भी आर से बिलोंग करता है, अतः ये सम्मिलित क्या है, सम्मिलित संबंध है। अब संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए तीन एलिमेंट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए पुस्तक हो गई यक्स, दूसरी पुस्तक वाई, तीसरी पुस्तक हो गई क्या, जेड। अब हम देखेंगे इसमें मतलब यक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर का तात्पर्य क्या है कि जो पुस्तक यक्स में जितने पेज हैं उतने ही पुस्तक वाई में भी पेज हैं। और इसी को ऐसे हम लिखें यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, सॉरी इधर यक्स में है उतने वाई में है, फिर वाई कॉमा जेड देखें, मतलब जितने वाई में है उतने जेड में भी हैं। फिर देखें, अब ये चीज देखें हमने, ये कॉमन है, तो इसको देखें यक्स और जेड का, मतलब यक्स और जेड में भी उतने ही होंगे, मतलब जितने पेज यक्स में उतने वाई में, जितने वाई में उतने जेड में, इसका मतलब जितने यक्स में भी होंगे उतने ही जेड में भी होंगे, अर्थात यक्स और जेड के पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अतः ये संबंध भी क्या है, संक्रामक संबंध है। तो हमने देखा कि ये संबंध स्वतुल्य सम्मिलित संक्रामक तीनों है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो दिया गया संबंध है यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये थी क्वेश्चन नंबर 7। आगे इसी 1.1 में अभी 16 क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे। तब तक आप सॉल्व करते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो उस पर हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आए। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।